प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान। ऋतुराज जी का जीवन परिचय मैंने आपको अलग वीडियो में करवा दिया है, वो आप अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। अब अपने इनके द्वारा रचित कविता कौन सी है? कन्यादान। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस कविता में है क्या। तो कन्यादान कविता, कन्यादान शब्द पढ़ते ही आपके जहन में आ गया होगा कि कन्या का दान, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि एक माँ ने अपनी बेटी जो कि विदा हो रही है, शादी के बाद बेटी विदा हो रही है और उसे माँ शिक्षा दे रही है। माँ आजकल क्या शिक्षा देती है अपनी बेटी को कि भाई वहाँ पे जाके काम करना, उनका कहना मानना, सब कुछ करना, कोई भी किसी की आगे मत बोलना, ठीक है, ये सब कुछ बताती है। लेकिन इस माँ ने क्या बताया है कि ये सब कुछ करना, उनका सम्मान करना, लेकिन कभी भी अत्याचार सहन मत करना। यानी कि जो इस माँ ने शिक्षा दी है वो आदर्शों और परंपरा से जो शिक्षा चली आ रही है उससे बिल्कुल विपरीत है। ये जो आदर्श बनावटी आदर्श हैं उनसे बिल्कुल अलग शिक्षा इस माँ ने दी है। तो अपने देख ही लेते हैं कि इस कविता में माँ ने बच्ची को क्या शिक्षा दी है। तो बेटी शादी के वक्त विदा हो रही है। विदा होते हुए तो देखें कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक, सच्चा। कितना वास्तविक दुख था उस माँ का। लड़की को दान में देते वक्त, दान यानी कन्यादान, एक रीति है, एक रिवाज है, यह है कि कन्या का दान करना। तो लड़की को दान में देते वक्त कितना वास्तविक दुख था उस माँ का, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी अर्थात संपूर्ण संचित पूंजी। जितना भी धन इकट्ठा किया हुआ होता है हमारे पास, वह क्या होती है? एक बेटी होती है। माँ बाप के लिए तो बेटी ही होती है ना उनकी पूंजी। जैसे कि उन्होंने अपनी अंतिम पूंजी, जो उनका पूरे जीवन की संचित पूंजी थी, वो किसी को दान में दे रही है। कितना वास्तविक था उस माँ का दुख। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब ज़्यादा समझदार नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, इतनी भोली थी, इतनी सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। देखें, लड़कियां जब माँ बाप के घर पे होती हैं, बेटियां, तो उन्हें सुखों का तो पता होता है कि शादी के बाद उनके रंगीन रंगीन सपने होते हैं कि शादी के बाद हमें नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, बहुत सारे जेवर मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, बहुत सारा हम तैयार होंगे वहाँ पर। तो ये भ्रम जो है ना, ये लड़कियों में रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चियों को केवल, बेटियों को केवल वहाँ जो ससुराल में होने वाले सुख हैं केवल उन्हीं का ही पता है। दुखों के, वहाँ की जो समस्याएं होती हैं, वहाँ जो जाकर कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक घर से दूसरे घर में जब बेटी जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। किस तरह से बेटी यहाँ अपने मायके में कब उठती है, आराम से उठना, आराम से खाना, बना बनाया खाना मिल जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद उसके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इससे बेटी अनजान होती है। तो देखें कि वो उनकी बेटी कैसी है कि अभी सियानी नहीं है, अभी इतनी समझदार नहीं है, अभी इतनी भोली और इतनी सरल स्वभाव की है कि उसे वहाँ के सुखों का तो आभास है, लेकिन उसे दुख बाँचना, यानी दुख बाँचना अर्थात दुखों को समझना, दुखों को समझना अभी उसे नहीं आता। दुखों को समझना या पढ़ना उसे नहीं आता कि वहाँ ससुराल में
दुख भी मिल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ससुराल में दुख ही मिले, नहीं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां उस बच्ची पर आ जाती हैं जो अपने पीहर में केवल सुख ही सुख देख कर जाती है। वहाँ उसे बहुत सारी चुनौतियों का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पाठिका थी, इन पंक्तियों को अच्छी तरह से समझ लेना, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश अर्थात जीवन के अस्पष्ट सुख, ठीक है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अभी बताती हूँ आगे देखें, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुकों और लयबद्ध पंक्तियों का अर्थात मतलब क्या होता है? ये किसका प्रतीक है? जीवन के रंगीन सपनों का प्रतीक है, ठीक है। अब समझें, इसे अच्छी तरह से समझें। पाठिका थी, पढ़ने वाली थी वह किसको? धुंधले प्रकाश की, यानी कि जीवन के जो अस्पष्ट सुख हैं, यानी धुंधले प्रकाश में जो कविता पढ़ी जाए उसमें वह क्या पढ़ पा रही है? उस जीवन की कविता में वह क्या पढ़ पा रही है? केवल जीवन के जो अस्पष्ट सुख हैं उन्हीं की वह कल्पना कर पा रही है, दुखों की कल्पना वह नहीं कर पा रही है। और कुछ तुकों किसको पढ़ पा रही है? वह पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश में वह क्या पढ़ पा रही है? कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकबंदी किसे कहते हैं? जैसे राइम स्कीम, दो पंक्तियों की आपस में मेल होना, तो वो अच्छा सा लगता है। किसी चीज़ में लयबद्ध है, लयबद्ध यानी कि सुर है, तो वह भी पढ़ना हमें अच्छा लगता है। यानी कि जीवन के केवल सुखों को ही पढ़ना। तुक और लयबद्ध, लय से बद्ध पंक्तियां, यानी कि जीवन में लय और सुर होना, अर्थात जीवन में केवल सुखों के बारे में ही पढ़ना। जीवन के केवल रंगीन सपनों का, उसे एक ही हिस्सा जीवन का पता है, कौन सा? सुखों वाला। दुखों उसने अभी तक बांचने या पढ़ने नहीं शुरू किए हैं। वह पाठिका थी केवल धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यदि पेपर में आ जाए कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि उस लड़की को केवल जीवन के अस्पष्ट सुखों का पता था। अस्पष्ट सुख यानी कि जो अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वहाँ जाकर उसे सुख ही सुख मिलेंगे, वहाँ पर उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों और बहुत सारी चुनौतियों का सामना ही करना पड़ेगा। तो इस माँ ने जो अपनी बेटी को दान में दे रही है, वह उसे बता रही है, वह सोच रही है कि उसकी बेटी कैसी थी। उसकी बेटी अभी भोली थी, सरल थी, ज़्यादा समझदार नहीं थी। उसे केवल जीवन के अस्पष्ट सुखों का एहसास था। और यदि पेपर में आ जाए कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी वह, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य ये है कि उस बेटी को जीवन के केवल रंगीन सपनों के बारे में ही पता था। केवल एक हिस्सा जो सुखों वाला है उसी का ही उसे आभास था, वहाँ मिलने वाले दुखों का उसे कोई आभास नहीं था। तो आ गया समझ में ये वाला अच्छी तरह से? जब कोई भी पंक्ति यदि पेपर में आती है तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। अब चलेंगे आगे। अब देखें आगे माँ जो है अपने अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर मतलब देख कर, पानी यानी कि आईना हो गया। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना अर्थात मुग्ध होना, कि सारा दिन शीशा विशा मत देखती रहना। कि आजकल लड़कियां क्या करती हैं, बस तैयार हुआ, खूब सारे पाउडर वाउडर लगाए, चल भाई
तैयार होके बैठ गए। नहीं, वह माँ उसे क्या सीख दे रही है उस बच्ची को? ये एक जो माँ की सीख है, ये एक अपनी उसी बेटी के लिए नहीं, ये सभी बेटियों के लिए सीख है कि इसे अच्छी तरह से समझे कि वो उसे क्या सीख दे रही है। माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर ही मुग्ध नहीं होना कि दिन भर तुम अपनी सुंदरता को लेकर एक आईने के आगे बैठी रहो। ये किसके काम है? यह तो एक कमज़ोर और अबला नारी का प्रतीक है। जो इस समाज में एक नारी की छवि है कि वो तो केवल अबला ही है, कमज़ोर है, पुरुष से कमज़ोर है। नहीं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर रीझ कर ही नहीं रहना है। और वह क्या शिक्षा दे रही है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग केवल रोटियां सेकने के लिए है। कहीं तुम पर बहुत सारी समस्याएं आ जाए, कहीं तुम पर तुम्हारे ससुराल वाले अत्याचार करें और तुम हताश होकर, निराश होकर, जलकर मर जाओ, ऐसा नहीं करना है। उन चुनौतियों का सामना सूझबूझ से करना है। कितनी भी तुम पर चुनौतियां आए, उन्हें सूझबूझ कर उनका सामना करना है, मरना वरना नहीं है। कितनी अच्छी शिक्षा वह माँ अपनी बेटी को दे रही है। और देखें, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कितनी छोटी सी कविता में ऋतुराज जी ने गागर में सागर भर दिया है। देखें, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम है, यानी कि भ्रम रूपी शब्द है। ये तो केवल भ्रम है। क्या? वस्त्र और आभूषण, नए नए जेवर मिल गए, नए नए वस्त्र मिल गए, बस उसे पहने और तैयार हो गए, टिप टॉप होके बैठ गए। नहीं, ये क्या है? ये तो बंधन है स्त्री जीवन के, बेड़ियां हैं स्त्री जीवन की, जो स्त्री को, जो लड़की को क्या बनाती हैं? कमज़ोर बनाती हैं। तो इन्हीं भ्रमों में मत रहना। केवल वस्त्रों और आभूषणों से रीझ कर या उन पर मुग्ध होकर उसी भ्रम में मत पड़ी रहना। ये क्या है? ये बंधन है, ये बेड़ियां हैं स्त्री जीवन की। और माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो क्या लड़के जैसी दिखाई दे? नहीं, लड़की होना मतलब, कितनी अच्छी पंक्ति है, लड़की होना मतलब लड़की में जो गुण है, एक लड़की में जो, एक नारी में, एक स्त्री में जो गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? धैर्य, सरलता और निस्वार्थता। ये जो गुण होते हैं लड़की में, ठीक है। और भी बहुत सारे अवगुण भी होते हैं, उनको भी दरकिनार करेंगे। अपने को केवल गुणों पर ध्यान देना है। माँ ने कहा, लड़की होना, लड़की में जो गुण होते हैं कौन कौन से? धैर्य, सरलता, निस्वार्थता, कोमलता, है ना, ये सभी गुण अपने अंदर रखना। लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अत्याचार को सहन मत करना। ये जो कोमल शब्द है, ये जो कोमलता है, धैर्य है, सरलता है, ये तुम अपने अंदर रखना। लेकिन यदि कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसका डट कर सामना करना, उसके आगे खड़ी हो जाना, किसी तरह से ही कमज़ोर नहीं पड़ना। कितनी अच्छी सीख एक माँ ने बेटी को दी है कि किसी तरह से भी, किसी भी, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी, अगर कोई तुम्हें परेशान करता है, कोई तुम पर अत्याचार करता है, तो उन अत्याचारों का डट कर सामना करना। एक स्त्री के जो गुण होते हैं कौन कौन से? उसमें धैर्य होता है। स्त्री में माना जाता है कि धरती से भी ज़्यादा धैर्य एक स्त्री में होता है। धैर्य होता है, उस सरलता का भाव होता है, निस्वार्थता होती है, कोमलता होती है। ये सब गुण तुम अंदर रखना। लेकिन जब तुम पर कोई अत्याचार करे तब लड़की जैसी दिखाई मत देना, उनका डट कर सामना करना। तो इस तरह से ऋतुराज जी ने इस कविता के माध्यम से सभी लड़कियों को सीख दी है, जो केवल वस्त्रों और आभूषणों के पीछे अपनी पूरी
पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर देती हैं और सोचती हैं कि हम अबला हैं, हम कमज़ोर हैं। नहीं, तुम कमज़ोर नहीं हो। किसी भी मुसीबत का सामना तुम डटकर कर सकती हो। यही इस कविता के माध्यम से एक माँ ने बेटी को सीख दी है। अब इसमें से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे ये देखेंगे। तो इसमें प्रश्न तो बन रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये भी आपको बता दिया है कि आग रोटियां सेकने के लिए, अर्थात आग पर रोटियां सिकती हैं, ना कि अत्याचार होने पर उसमें जल मरना है। इस तरह से आपको लिख देना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह ये अच्छी तरह से बता दिया है। बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसकी हर पंक्ति पर प्रश्न बन सकता है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इसके अलावा प्रश्न क्या बन सकते हैं कि एक कन्यादान कविता से क्या उद्देश्य है, यानी कि कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अबला और कमज़ोर होकर किसी नारी को, किसी लड़की को नहीं रहना है। आजकल तो नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, तो अपना किसी भी चुनौती का डट कर सामना करना है। वस्त्र और आभूषण जो हैं वे केवल भ्रम हैं और आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस कविता में जितना कुछ बताया गया है वो आप इसमें संदेश के माध्यम के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न इसमें बनेगा कि पहली पंक्ति जो आई थी, कितना प्रामाणिक था उसका दुख कि दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। ये एक पंक्ति आई है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या लड़की को दान में देना ये उचित है? दान शब्द क्या उचित है या अनुचित है, ये पूछ सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि दान, लड़की कोई वस्तु है क्या जो उसका दान किया जा रहा है? दान किसका होता है? भूमि दान होता है, गोदान होता है, किसी चीज का दान किया जाता है। क्या लड़की को दान किया जाता है? नहीं। अब जो केवल दान शब्द है वह मात्र औपचारिकता रह गई है, जो कि समाज में जो रीति रिवाज बने हैं उसकी एक औपचारिकता मात्र रह गई है, दान करना। अब जो है नारी के सशक्तिकरण की बात उठ रही है। नारी जो है वह पुरुष से भी आगे जा रही है। कितना आगे वो बढ़ रही है। विवाह जो है वह बंधन नहीं है, एक तरह से दो परिवार इसमें जुड़ते हैं। ना तो कोई दान दिया जाता है, ना कोई दान लिया जाता है। इसलिए अब जो है इस समय आज की जो बात करें, वर्तमान युग की जो बात करें, वहाँ पर दान शब्द कन्या का दान करना उचित नहीं है। तो आप सब भी इस कविता से अच्छी तरह से शिक्षा ले लेना कि किसी तरह का अत्याचार सहन नहीं करना है, अबला स्त्री नहीं बनना है। तो ये थी ऋतुराज की कविता कन्यादान। अब इससे हर लड़की को सीख लेनी चाहिए कि अत्याचार कदापि सहन नहीं करना है। लेकिन भाई ऐसा ना हो जाए कि कहीं तुम ये सीख ले लो कि जाते ही दर्द दर्द शुरू हो जाओ, मैं अत्याचार सहन नहीं करूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनका सम्मान करना। कहीं वो बेचारे सीधे साधा परिवार हो और आप तो जाके कह दो हमें मैडम ने सिखाया है कि अत्याचार नहीं सहन करना है। हर ससुराल वाले ऐसे नहीं होते हैं। बहुत संस्कारी और बहुत अच्छे परिवार भी हैं जहां आपको केवल मेरी तरह सुख ही सुख मिलेगा, दुख तो कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको उनका सम्मान करना है, उनका कहना मानना है, उनके अनुसार ढलना भी सीखना है, क्योंकि यह तो नारी का कर्तव्य है। लेकिन जब आप पर वो अत्याचार करें तब उनका डटकर सामना करना है। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।